एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो फ्रिक्शन क्या है ये जानने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, घर्षण। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो उसके मोशन को रोकता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी फ्रिक्शन की? द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन। ठीक है, मीनिंग ये है कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है ओवर अनदर बॉडी, भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो उसके मोशन को जो फोर्स अपोज करता है वो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, और जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन आर के। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे ये एक बॉडी है, ओके, और ये एक सरफेस है नीचे। तो ये जो यहाँ पे ये बॉक्स रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन क्या है, राइट साइड में है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में अराइज होता है, जो बॉक्स है और ग्राउंड है। तो इन्हें क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है, मतलब उसको रोकता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जो डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट के मोशन की होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जो देखो क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती है। ठीक है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में होती है। तो इसमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन आर के। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, और जो ये आर है ये किसके इक्वल मानी जाती है, जो इसके अपोज में जो क्या होती है, एक्शन होता है, जैसे रिएक्शन एम जी, एक्शन एंड रिएक्शन हो रही है, तो आर इज इक्वल टू एम जी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए म्यू लगाया। म्यू क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो आर की जगह पे एम जी पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम जी होगा। एम क्या होगा, मास होगा उस बॉडी का जो यहाँ रखी गई है, और जी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, और ये अराइज होता है टू सरफेस के बीच में जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करवाऊं, ए बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड आल्सो स्लो डाउन एंड स्टॉप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। देखो क्या है, एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हमने क्या किया है, एक बॉल को छोड़ा है। जैसे वो गेंद यहाँ से चलेगी तो कुछ टाइम के बाद उस गेंद की स्पीड स्लो होगी। ठीक है, और स्लो होने के बाद फिर ये क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो गेंद थी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो फिर आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, जैसे ये मूव करेगी फिर ये इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स अराइज होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा। ठीक है, तो जो फोर्स इसका अपोज करता है मोशन का, जो बॉल मूव कर रही थी, जिस फोर्स ने इसको अपोज किया वो फोर्स क्या कहलाएगा, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ओके, तो क्या होता है, ग्राउंड और बॉल के बीच में कौन सा फोर्स अराइज हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल मैं करवाऊँ, पुश एन ऑब्जेक्ट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इट डज नॉट मूव एट ऑल। देखो क्या होता है यहाँ पे कि एक ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स रखा है, जैसे ग्राउंड है, यहाँ एक बॉक्स रखा है ए, हमने इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स अप्लाई किया, मान लो 10 न्यूटन का। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट जैसे ही रखा है ऐसे ही रखा रहेगा। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है तो वो उसमें मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड और जो ये बॉक्स है इनके बीच में एक फ्रिक्शन अराइज होगा। ठीक है, एक फोर्स अराइज होगा जो अपोज करेगा इसके मूवमेंट को। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है जो फोर्स हमने लगाया है, इसीलिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, इसमें क्या एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्या होता है, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट विद ओनली ए स्मॉल अमाउंट of force it does not move at all, it means that the surface on which object is
resisting exert some force on the object and these force must be acting in direction opposite to the force of our push। देखो क्या बोला गया है कि जो फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स की वजह से इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी इस ऑब्जेक्ट में। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है भाई जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट टिका हुआ है उस सरफेस में और साथ में इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अराइज होगा, ठीक है। वो फोर्स क्या करेगा, जो इसकी डायरेक्शन हो रही है फोर्स की, जो फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स अराइज होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अभी फ्रिक्शन की वजह से ही इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको इसके कारण बताऊंगी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे, जो फ्रिक्शन अराइज हो रहा है टू ऑब्जेक्ट के बीच में जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैसे अराइज होता है, उसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेनली कारण क्या होता है, जो सरफेसेस है उनकी रफनेस के कारण ही क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है टू ऑब्जेक्ट के बीच में। तो देखो फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेसेस, ठीक है। अभी रफनेस का मतलब क्या होता है, खुरदरापन, खुरदरेपन के कारण ही क्या होता है, फ्रिक्शन अराइज होता है। तो देखो ये कैसे होगा, हमें पता अभी जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी का सरफेस क्या है, रफ होता है, लेकिन उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमें रफनेस या इरेगुलरिटीज नजर आएंगी। जो दो सरफेसेज होंगे, मान लो इनमें से कुछ एक सरफेस में इरेगुलरिटी ज्यादा होगी और दूसरे में इरेगुलरिटी कम होगी। जब ये इरेगुलरिटी दोनों की एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होगी तब जाके क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, Every object has a rough surface that does not seen with naked eyes। भी सभी ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ होता है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। When we see through a माइक्रोस्कोप इट इज फाउंड दैट द सरफेस ऑफ ऑल बॉडी आर रफ, ठीक है। जैसे हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से क्या है इन सरफेस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी जो ऑब्जेक्ट है उनका सरफेस कैसा है, रफ है, खुरदरा है। सम आर मोर रफ एंड अदर आर लेस, भी कुछ उनमें से ज्यादा, जैसे हम नोट करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट का सरफेस ज्यादा रफ होगा, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस कम रफ होगा, ठीक है। Some of particle on the surface are in the form of teeny hills and other form ग्रोव्स। देखो क्या होता है कि जो सरफेस होते हैं, दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, उनमें से भी कई तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, टीनी हिल्स की फॉर्म में होते हैं और कुछ एक ग्रेवल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या, जो टीनी हिल्स और ग्रेवल है ये दोनों इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। दिस टीनी हिल्स एंड ग्रेवल गेट इंटरलॉक्ड विद वन अनदर, ठीक है। टीनी हिल्स और ग्रेवल जब एक दूसरे के साथ क्या कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो इंटरलॉक्ड होंगे। इसी इंटरलॉक्ड की वजह से क्या होता है, दिस इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टीनी हिल्स और ग्रेवल्स बने हैं टू सरफेस के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी। और वो इंटरलॉकिंग क्या करेगी, जो एक बॉडी का सरफेस है और जो एक बॉडी है दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है उसके मोशन को अपोज करेगी और क्या राइज कर देगी, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यही कारण होता है किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मैं यहाँ पे करवाऊँ, मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स रखा है, ठीक है। तो इस बॉक्स का जो ये सरफेस है नीचे वाला, ये सरफेस बॉक्स का और ग्राउंड का जो सरफेस है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे जो ये ग्राउंड का सरफेस, मान लो जो बॉक्स का सरफेस है यहाँ पे भी क्या होती है, रेगुलरिटीज होती हैं और ग्राउंड में भी रेगुलरिटीज होती हैं। जब ये दोनों की रेगुलरिटी एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे पैक हो जाएगी, एक दूसरे में इंटरलॉक होगी, तो इसी इंटरलॉकिंग की वजह से ही क्या होगा, जो मोशन होगा इस ए ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, वो मोशन रुक जाएगा, ठीक है। उस मोशन का अपोज होगा किसके कारण, क्योंकि इस इंटरलॉकिंग की वजह से इसमें एक फोर्स अराइज होगा, वही फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो इसी इंटरलॉकिंग से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है। यही मेन कारण होता है किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी लॉ ऑफ फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के 4 लॉ है, कौन कौन से लॉ है। फर्स्ट देखो,
फ्रिक्शन अपोज द मोशन। देखो ये मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ कि जैसे कि गेंद मूव कर रही थी ग्राउंड के ऊपर, तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। वो किसके कारण रुकती है? फ्रिक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि गेंद का जो सरफेस उसमें भी कुछ एक इरेगुलरिटीज होती हैं और ग्राउंड में भी इरेगुलरिटी थी। गेंद वाली इरेगुलरिटी और ग्राउंड वाली इरेगुलरिटी दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक्ड होंगी, तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा? वहां पे फ्रिक्शन अराइज होगा और वो फ्रिक्शन क्या है? बॉल की मूवमेंट को रोक देगा। ठीक है, वो अपोज करेगा मोशन ऑफ बॉल। ठीक है, तो सेकंड देखो क्या होता है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखो क्या होता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन अराइज होता है वो डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर, कि मटेरियल है जो वो स्मूथ है या उसके ऊपर ल्यूब्रिकेंट लगाया गया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, जैसे कि दो सरफेस हैं, यहाँ पे एक सरफेस ये है, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ये रखा गया, अगर इनके बीच में लुब्रिकेशन लगाएगी, भाई यहाँ पे क्या ऑयल लगाया गया है, ऑयल की वजह से क्या होगा, इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। इसलिए क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेस। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ मटेरियल, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे कि स्मूथनेस एंड डिग्री ऑफ ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ऑयल लगा दे तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड लॉ क्या है, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। देखो जो फ्रिक्शन होता है ना वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है ग्राउंड के ऊपर, भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा गया तो उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप अपने घर में भी देख सकते हो, भी इक्वल मास के ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इक्वल मास के तीन ऑब्जेक्ट ले लिए हमने जिनकी शेप अलग अलग है। पहले जैसे कि ये है रेक्टेंगल है, थर्ड में क्या है, एक स्क्वायर है और एक क्या है, कोनिकल है। ठीक है, ये तीन शेप ली है हमने, तीनों का मास सेम है। देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है लेकिन इनका मास क्या है, सेम है। मान लो 20 ग्राम है इनका मास। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जब पुश करेंगे इन तीनों को जैसे ही हमने पुश किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, 24 न्यूटन का फोर्स लगाया है, सेकंड में भी 24 न्यूटन का और थर्ड में भी 24 न्यूटन का। तो जैसे हम यहाँ से इसको पुश करेंगे तो इसमें मूवमेंट होगी, यहाँ पे आएगा, ये भी सेकंड भी यहाँ पे आएगा, थर्ड भी मूव करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि तीनों का जो हमने फोर्स लगाया वो सेम था और इनका मास भी सेम था, तो तीनों में क्या है, सेम, क्योंकि जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो देखो क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो इक्वल होता है, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 24 है, सेकंड का भी 24 है और थर्ड का भी 24 है। जब आप इस एक्टिविटी को करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि हमने अलग अलग शेप के क्या लिए हैं, ऑब्जेक्ट लिए हैं। और क्या है, भी देखो क्यों है ये अलग शेप के, क्योंकि जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, इसका कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ अलग होगा, इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अलग होगा, स्क्वायर वाले का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग होगा और कोनिकल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग होगा, क्योंकि इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग है। ये मैं ऐसे क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ जाए कि फ्रिक्शन डिपेंड क्यों नहीं करता एरिया के ऊपर। तो इन तीनों का एरिया अलग था, बट एरिया अलग होने की वजह से फिर भी इनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम आया है। इसका मीनिंग ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका फोर्थ लॉ क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी, जो मैं अभी आपको यहाँ पे करवा चुकी हूँ कि इन तीनों का वेट सेम था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसका इक्वल है, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेट ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज करवाऊंगी। देखो एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या लाभ होते हैं फ्रिक्शन के, घर्षण के, और क्या इसकी हानियां होती है। ठीक है, देखो एडवांटेज क्या होती है फ्रिक्शन की, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैन स्टैंड एंड मूव। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ना तो खड़े हो पाते ना हम चल पाते, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, हम चल सकते हैं और क्या है, खड़े हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है इसकी एडवांटेज, इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द रोड वेयर व्हीकल्स रन, व्हील्स विल स्टार्ट टू स्लिप एंड वुड अल्टीमेटली डिस्ट्रेल। देखो क्या है इसमें डिरेल,
अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो वो नहीं पॉसिबल होता, जैसे कि रोड के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता, जिस रोड के ऊपर जो व्हीकल्स मूव करते हैं, तो उन व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो क्या हो जाते, स्लिप हो जाते, मतलब वो रुकते नहीं, चलते ही रहते, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही क्या है, जो व्हील्स है वो अच्छे से क्या करते हैं, रोड के ऊपर चलते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता रोड और व्हील्स के बीच में, तो व्हील्स क्या होते, स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी डिसएडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या है इसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं, वो चलती ही रहती, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, उसके मोशन, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है अनदर सरफेस के ऊपर, उनके मोशन का अपोज होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज देखो इसकी क्या है भी, जैसे कि कुछ भी चीज होती है उसके कुछ लाभ भी होते हैं, हानियां भी होती हैं, तो इसकी क्या क्या हानियां होती हैं, किसकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी लॉस्ट टू मच इन मशीन एंड टूल्स एंड अल्टीमेटली दिस आर डैमेज। देखो क्या होता है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है कि जो मशीन्स होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाती है, टूल्स या मशीन कुछ भी है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, एनर्जी ज़्यादा लॉस होने की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या डिसएडवांटेज है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द इनर कंपोनेंट, या फिर कंपोनेंट का मीनिंग होता है पार्ट, इनर कंपोनेंट ऑफ मशीन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं, विच डिस्टोर्ट द मशीन। देखो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो मशीनें होती हैं वो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करती हैं, जो उसके इनर कंपोनेंट होते हैं मशीन के, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अपोज करने के लिए क्या है, ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं, वो जो थर्मल एनर्जी होती है, और उस हीट के कारण उनका जो इंजन है मशीन्स का, या फिर जो इनर पार्ट है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है किसकी, फ्रिक्शन की। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके लॉ काजेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।